तुमको रेडी हो? शुरू करें? अरे Securities Exchange Board of India Listing Obligation Disclosure Requirement, Listing Obligation and Disclosure Requirement 2015 रेगुलेशन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंसोलिडेट ऑल नॉर्म्स रिलेटिंग टू लिस्टिंग ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सारे रूल्स को इकट्ठा करके एक जगह डाल देना। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी किसको किसको है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमेंडमेंट है, सुन लेना। ये हर वो लिस्टेड एंटिटी के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा रखा है। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कौन से डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज? अगर आपने कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को मेन बोर्ड पे, एसएमई एक्सचेंज पे या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवा रखा है, या फिर अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये 2 पॉइंट एक साथ बढ़ना, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी रिसीट्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स या किसी भी और सिक्योरिटी को क्या क्या है सर? देखो, एक तरह से इन्होंने लिखा है इक्विटी को आपने मेन बोर्ड पे, एसएमई बोर्ड एक्सचेंज पे, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवा रखा है। दूसरा नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। फिर दो सरफेसी वाला पॉइंट, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी रिसीट्स और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारी चीजें अगर आपने लिस्ट करवा रखी, ये सारे क्या है? डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। अगर इनको आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा रखा है, लिस्टेड एंटिटी हो और लिस्टेड एंटिटी हो, तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके नीचे एक पॉइंट है सर, सुनो। अगर आपका एक मार्केट कैप एक लिमिट को अक्वायर कर लिया, या अगर आपका जो आउटस्टैंडिंग डेट है, जितना आपका डेट है, वो अगर आउटस्टैंडिंग डेट एक लिमिट को मीट कर लिया और वो लिमिट मीट करने की वजह से आपको कोई प्रोविजन अगर एप्लीकेबल हो जाता है, तो वंस एप्लीकेबल इट विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल, रीबाउंड नहीं होगा। मतलब अगर हमने बोला टॉप 1000 कंपनीज को ये काम करना है और आप टॉप 1000 कंपनी में आ गए ना, तो बस एक बार एप्लीकेबल हो गया, फॉरएवर एप्लीकेबल हो गया। रेगुलेशन 17 से शुरू होता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने होंगे डायरेक्टर्स, कौन होगा सर? इन्होंने बोला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऑप्टिमम कंपोजिशन होना चाहिए, लेकिन तुम इसको मिस यूटिलाइज ना करो, इसलिए हम बोल देते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 50% से कम नहीं होंगे, शैल नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक वुमेन डायरेक्टर तो कम से कम होनी चाहिए। अब सर चेयरपर्सन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे? एक बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे वो डिपेंड करता है चेयरपर्सन पे। अगर चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब वो मस्त एकदम दूर का बंदा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर है, तो 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन आपका जो चेयरपर्सन है वो अगर रेगुलर, अगर आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, तो आपको क्या बैठाना पड़ेगा? एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन सर मान लो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पर ही इज रिलेटेड either he is प्रमोटर और रिलेटेड टू द प्रमोटर और रिलेटेड टू एनी पर्सन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, अगर मतलब सर वो थोड़ा इंफ्लुएंशियल बंदा है ना, तो क्या करोगे? तब भी आपको आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या बैठाना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब एकदम बंदा दूर दूर तक का जान पहचान का नहीं है, तो उसमें 1/3। पर अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, तो आप एटलीस्ट हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठाओगे। लेकिन सर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पर फिर भी जो आपका प्रमोटर है या प्रमोटर का रिलेटिव है या किसी पर्सन इन मैनेजमेंट का रिलेटिव है, तो आप क्या समझोगे कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उसमें हाफ आप क्या करोगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा दोगे। सर सुनो, हमने बोला रिलेटेड टू प्रमोटर है। अगर प्रमोटर एक लिस्टेड कंपनी है, तो रिलेटेड टू प्रमोटर मतलब क्या माना जाएगा? रिलेटेड टू प्रमोटर मतलब उसके, देखो रिलेटेड टू प्रमोटर जनरली मतलब माना जाता है डायरेक्टर, नॉमिनी और एम्प्लॉइज। लेकिन अगर प्रमोटर एक लिस्टेड कंपनी है ना, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिलेटेड टू प्रमोटर में नहीं माना जाएगा। क्या कहा सर मैंने? इफ प्रमोटर इज अ कंपनी, तो रिलेटेड टू प्रमोटर हो जाएगा डायरेक्टर, नॉमिनी और एम्प्लॉय। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी प्रमोटर है, जैसे कि रिलायंस जियो में मैंने बताया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर प्रमोटर है जो लिस्टेड है, तो जो उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, उनको रिलेटेड नहीं माना जाएगा। मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलायंस जियो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेयरपर्सन बनता है, तो हाफ की वन थर्ड। सर मैंने कहा अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो का प्रमोटर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो आके अगर रिलायंस जियो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेयरपर्सन बनता है, तो आपको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? तो सर आपको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? आपको हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। सर क्या बोला मैंने? आपका जो प्रमोटर कंपनी है उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलेटेड नहीं माना जाता है, तो अगर रिलेटेड नहीं माना जाएगा तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही रहेगा, तो आपको हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। मेरी बात सुनो सर, दिमाग में आराम से सोचना, बाद में आप मेरी बात सुनो। उसके बाद मैंने कहा कि अगर डायरेक्टर्स जो है 6 से कम नहीं होने चाहिए टॉप 2000 कंपनीज के लिए, और एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए टॉप 1000 कंपनी के लिए। पर सर ये टॉप 1000 कंपनी कब से है? 1 अप्रैल 2020 से। उसके पहले 500 हुआ करता था ये लिमिट। उसके अलावा सर टॉप कंपनीज कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्केट कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। अब सर सुनो, एज जो आपके डायरेक्टर्स है उनका मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज होगा, ये तो सॉर्टेड हो गया। लिस्टेड कंपनी में 21 साल से कम का बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। और मैक्सिमम अभी चित्रा रिवीजन क्लास है दोस्त, करेंगे ना बाद में, कैसे डिस्कस करेंगे ना, अभी तो नहीं चला है, अभी तो करते हैं ना, खत्म होने दो। एज क्या है सर, अगर 21 ईयर्स का मिनिमम होगा, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए जो एमडीडब्ल्यूटीडी नहीं है उन लोगों के लिए 75 ईयर्स तक का एज होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर भी अपॉइंट करना है ना तो बिंदा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बना दो। अब सर उसके बाद बोर्ड मीटिंग के कुछ प्रोविजंस। बोर्ड मीटिंग कितने होंगे सर, साल में वही 4 होंगे। मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप 120 डेज का होगा। और कोरम जो है वो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक लिमिट इन्होंने बढ़ा दिया, 3 डायरेक्टर, जिसमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आएगा तो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। सर आपका जो कंपनीज एक्ट था वहां पे कोरम क्या था, 1/3 और 2 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर। यहां पे वो 2 को इन्होंने कर दिया 3, क्योंकि इन्होंने बोला एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो हमको जरूर से चाहिए। उसके अलावा रिव्यू ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट, जो लिस्टेड एंटिटी है ना वो एक कंप्लायंस रिपोर्ट बनाएगी कि क्या क्या लॉ हमको एप्लीकेबल है और क्या क्या हमने कंप्लायंस किया है। उस रिपोर्ट को बोर्ड रिव्यू करेगा और जहां जहां नॉन कंप्लायंस दिखेगा ना उसका एक्शन लेगा, उसको करेक्टिव एक्शन लेगा, उसको कहते हैं रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस रिपोर्ट। इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इवैल्यूएशन, किस बात का इवैल्यूएशन सर, सुनो, आपका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उसके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन और उसके इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन कौन करेगा, पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। लेकिन जिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इवैल्यूएशन हो रहा है ना वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर हु आर सब्जेक्ट टू इवैल्यूएशन शैल नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है। उसके बाद सर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मैंने बताया था आपको सुनना, देखो आज सुबह जो आपको लग रहा था ना इतना सारा, देखो अभी सब याद हो जाएगा आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, तो इन्होंने कहा भाई देख हम लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे, तुम मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर बन सकते हो और तुम मैक्सिमम 7 कंपनी में लिस्टेड एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। डायरेक्टर बनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनो, लेकिन अगर तुम एक भी लिस्टेड कंपनी में एमडी या डब्ल्यूटीडी हो ना तो उसके बाद सिर्फ 3 कंपनी में आप क्या बन सकते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और यहां जहां हम लिस्टेड एंटिटी कर रहे हैं ना, हम वो लिस्टेड एंटिटी नहीं बात कर रहे हैं जिसका डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड है, हम सिर्फ वो लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं जिसका इक्विटी लिस्टेड है, इक्विटी लिस्टेड है। तो सर क्या इंडिपेंडेंट, क्या डायरेक्टर में आप ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी गिनोगे? हाँ जी हाँ, इन डायरेक्टरशिप में आप ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी गिनोगे। ऑडिट कमेटी का प्रोविजन सर, कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, आप ऑडिट में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। रेगुलेशन 24 वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ ये मटेरियल सब्सिडरी के लिए कुछ बातें कर रहा है और दूसरा अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सर याद रखना ये सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी की बात ही नहीं कर रहे हैं। सर अनलिस्टेड कंपनी की क्या बात कर रहे हैं, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी के अनलिस्टेड सब्सिडरी हो तो वो लिस्टेड कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्या है सर, कि आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने बोर्ड का उस अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में बैठाना पड़ेगा, अपना एक बंदा उसमें बैठाना पड़ेगा। मटेरियल सब्सिडरी मतलब क्या सर, या तो मेरा टोटल इनकम, कंसोलिडेटेड टोटल इनकम का 20% से ज्यादा उससे आता है, 20% से ज्यादा इक्वल टू 20% नहीं है, उससे आता है, या फिर मेरे कंसोलिडेटेड नेटवर्थ का 20% से ज्यादा नेटवर्थ उससे आता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका मटेरियल सब्सिडरी हो जाता है। तो सर आपको मटेरियल सब्सिडरी में, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में एक बंदा बैठाना पड़ेगा। उसके अलावा जो ऑडिट कमेटी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेगी आपके अनलिस्टेड सब्सिडरी का। सर इतने सारे सब्सिडरीज है ना, उन लोगों का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करना पड़ेगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जो आपकी अनलिस्टेड सब्सिडरी का मिनट्स है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी वो रिव्यू करेगी। उसके अलावा सर जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है ना, उनका जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, वो एक सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस का रिपोर्ट बना करके आपको देगा, जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस में आपने एंटर किया है। सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन मतलब क्या, आपके टोटल रेवेन्यू का 10% या टोटल असेट का 10% या टोटल एक्सपेंस का 10% या टोटल लायबिलिटी के 10% से ज्यादा, मतलब 10% से ज्यादा भरकर ट्रांजैक्शन है तो उसका रिपोर्ट बना के देगा मैनेजर। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट याद करो ना, 2 3 4, बस 2 3 4 याद करो। 2 3 4 क्या कहते हैं, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेंगे, मिनट्स रिव्यू करेगा बोर्ड, एक काम ऑडिट कमेटी को दिया, एक काम बोर्ड को दिया। ऑडिट कमेटी को क्या बोला, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू कर लेना। बोर्ड को क्या बोला, भाई तू मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग रिव्यू कर लेना। और उनको भी काम दिया कि भैया तुम्हारा जो मैनेजमेंट है ना वो हमारे बोर्ड को क्या देगा, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस का रिपोर्ट देगा। किसको देगा भाई, हमारे बोर्ड को देगा। तो बोर्ड को बेसिकली 2 काम दिया, ये था सारे सब्सिडरी के लिए। लेकिन मटेरियल सब्सिडरी के लिए 3 काम और दिया कि अपने कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा देना। दूसरा, लिस्टेड कंपनी अगर तुम अपने मटेरियल सब्सिडरी का 50%
शेयर बेचना चाह रहे हो और शेयर ऐसा बेच रहे हो कि तुम्हारा कंट्रोल चला जा रहा है या तुम्हारी शेयर होल्डिंग 50% या उससे कम में आ जा रही है, तो तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या बोला? रिलायंस इंडस्ट्री, अगर तू अपने मटेरियल सब्सिडरी का शेयर बेच रहा है और शेयर बेचने की वजह से तेरी शेयर होल्डिंग 50% या उससे कम हो जा रही है या तेरा कंट्रोल सीज हो जा रहा है, तो तू क्या करेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन दो कंडीशन में नहीं लगेगा। अगर ये जो तुम सेल ऑफ शेयर्स कर रहे हो ना, दिस इज इन परसुएंट ऑफ अ स्कीम व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द ट्राइब्यूनल या कोर्ट, कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने स्कीम अप्रूव कर दिया, उसकी वजह से बेच रहे हो। या अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम सेक्शन 31 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है उसके तहत अगर सेल कर रहे हो, लेकिन वो जो रेजोल्यूशन प्लान है ना, वो एक दिन के अंदर अंदर तुमने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया। किसको बता दिया सर? स्टॉक एक्सचेंज को अगर बता दिया, तो उसके वजह से अगर सेल हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लिस्टेड एंटिटी अपने मटेरियल सब्सिडरी का अगर असेट 20% से ज्यादा, एक असेट जिसकी वैल्यू 20% से ज्यादा है, वो असेट अगर सेल कर रही है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन नहीं पास करना पड़ेगा अगर कोई स्कीम को कोर्ट ने अप्रूव कर दिया या रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया और वो रेजोल्यूशन प्लान एक दिन के अंदर आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल कर दिया है। अब सर सुनो, अगर आपकी सब्सिडरी लिस्टेड है और उसके नीचे अनलिस्टेड सब्सिडरी है, तो ये प्रोविजन वैसे ही नीचे पास ऑन हो जाएगा। मतलब क्या सर? वेयर अ लिस्टेड एंटिटी हैज अ लिस्टेड सब्सिडरी व्हिच इन इटसेल्फ इज अ होल्डिंग कंपनी, द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड सब्सिडरी इन सो फार एज इट्स अनलिस्टेड सब्सिडरी इज कंसर्न्ड। ठीक है सर, मैंने क्या बनाया समरी? ये आपका मटेरियल सब्सिडी, आपका नॉन मटेरियल समरी। मैंने क्लास में इसको कटाया, मैंने बोला इसको नॉन मटेरियल सब्सिडी की जगह अनलिस्टेड सब्सिडी कर दो, क्योंकि ये पूरे अनलिस्टेड सब्सिडी को एप्लीकेबल होता है। मटेरियल सब्सिडी को 3 एडिशनल कंडीशन एप्लीकेबल होते हैं। क्या क्या है सर? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाओगे, डिस्पोज नहीं करोगे शेयर्स और डिस्पोज नहीं करोगे एसेट्स। और अनलिस्टेड के लिए और क्या कंडीशन है सर? अनलिस्टेड के लिए अकाउंट ऑडिट कमिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेगा, बोर्ड मिनट्स रिव्यू करेगा और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट का डेटा आपके पास आ जाएगा। रिविजन द रिविजन, समरी द समरी। मेरी बात सुनो सर, नेक्स्ट आ जाते हैं रेगुलेशन 26 में। रेगुलेशन 26 बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ चेयरमैनशिप के बारे में। अब आपको पता है भाई, सुबह मैंने बहुत दिमाग खराब किया। अब आपको पता है, इसमें हम लोग सिर्फ पब्लिक कंपनी देख रहे हैं, वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, और इसमें हम सिर्फ ऑडिट कमिटी देख रहे हैं, वो ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी देख रहे हैं, बस। क्या बोला सर मैंने? इसमें हम 10 मेंबरशिप और 5 चेयरमैनशिप की बात कर रहे हैं। वो 10 मेंबरशिप और चेयरपर्सन, 5 चेयरपर्सन जो है ना, वो सिर्फ तुम पब्लिक कंपनी में देखोगे। पब्लिक कंपनी भले लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। और जो तुम कमिटीज देखोगे ना, वो सिर्फ ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी देखोगे। एनआरसी वेनआरसी नहीं देखोगे, ऑडिट कमिटी और एसआरसी देखोगे। किसको नहीं देखोगे सर? प्राइवेट कंपनी को मत देखना, सेक्शन 8 कंपनी को मत देखना, फॉरेन कंपनी को मत देखना, वो कंपनी को मत देखना जिसने अपना डेट लिस्ट करवा रखा है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी मत देखना, इन लोगों को मत देखना। उसके अलावा आपकी पब्लिक कंपनी को देख लेना। डायरेक्टर जो है वो लिस्टेड कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि वो कौन कौन से कमेटी में मेंबर है, वरना कैसे पता चलेगा? ठीक है। उसके बाद सर वेरियस डिस्क्लोजर्स में आपको ऊपर से बता देता हूं। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप क्या यूज कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो अगर आपने आईपीओ इशू किया और उससे अगर आपने पैसे रेज किए हैं, तो ये ऑडिट कमिटी को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि पैसे तुमने कहां यूटिलाइज किए हैं, मेजर कैटेगरी वाइज यूटिलाइजेशन क्या है, कोई डेविएशन है क्या आपके यूटिलाइजेशन में, और मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट टू ऑडिट कमिटी। सर ना, आप जब आईपीओ रेज करते हो ना, तो आप एक एजेंसी अपॉइंट करते हो जो आप पे निगरानी रखता है, तो वो एजेंसी का रिपोर्ट जो है वो भी आप किसको दे दोगे? ऑडिट कमिटी का। रेम्यूनरेशन जो है ना सर, ऑल पेक्यूनरी रिलेशन विद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल बी डिस्क्लोज्ड इन दी एनुअल रिपोर्ट। सर ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, आई एम होपिंग ऑडिट का पेपर तो साथ में ही है, उसमें आपको ये रटना ही पड़ता है कि आपको ये बताना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। इसमें आप बताओगे कि भैया ओवरऑल आउटलुक क्या है हमारी कंपनी का, कि जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसका क्या, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, क्या रिस्क है, क्या कंसर्न है, ये पूरा आउटलुक आप दोगे अपने मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में। इंडस्ट्री स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, रिस्क एंड कंसर्न, आउटलुक, डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपने इस साल कैसा परफॉर्म किया, सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड एचआर और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ये आपके ऑडिट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा सर आप बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दोगे, एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जिसमें आप बताते हो कि आपका एनवायरमेंट की तरफ, सोशल की तरफ और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से आपने क्या क्या काम किया है। ठीक है, ये सब चीजें सर बेसिक टाइप्स ऑफ कमिटी पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सुनो, 4 तरह के कमिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी और आपका रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। सर टेबल से पढ़ेंगे। पहले ऑडिट कमिटी की बात करते हैं। ऑडिट कमिटी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लिस्टेड एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम सेबी एलओडीआर का पढ़ लेंगे, फिर कंपनीज एक्ट का भी रिवाइज कर लेंगे। सेबी एलओडीआर क्या कहते हैं? अच्छा चलो पहले कंपनीज एक्ट का रिवाइज कर लेते, क्योंकि उसमें हमको मजा है। सेबी ऑडिट
कमेटी की बात कर रहे हैं सर, सेक्शन 177, ऑडिट कमेटी किसको एप्लीकेबल होगा? लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट ऑफ मोर देन 50 करोड़ अगर आपका है तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। और आपको याद होगा, वंस एप्लीकेबल फॉरएवर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ साथ ऑडिट कमेटी का भी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। कितने डायरेक्टर चाहिए सर आपको? कम से कम 3 डायरेक्टर, जिसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मेजॉरिटी, और साथ साथ में मेजॉरिटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन शुड हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ब्रॉडली इतने प्रोविजन थे सर, लेकिन सेबी एलओडीआर कहता है हर लिस्टेड एंटिटी को 3 डायरेक्टर चाहिए ऑडिट कमेटी में। ऑडिट कमेटी में जो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर है ना, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, और एक बंदा तो एक्सपर्ट भी होना चाहिए। उसके अलावा सर जो इंडिपेंडेंट, जो आपका चेयरपर्सन है ना, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सर अब से सिलसिला शुरू हो गया चेयरपर्सन के इंडिपेंडेंट होने का। चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होगा और एजीएम अटेंड करेगा। जो कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी है वो बोर्ड की भी कंपनी सेक्रेटरी बनेगी, सॉरी ऑडिट कमेटी की। मीटिंग जो है सर कितने बार मिलोगे? ऑडिट कमेटी के बारे में कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था, यहां उतने ही मीटिंग्स होंगे साल में 4 बार, और मैक्सिमम गैप 120 डेज होगा। कोरम क्या होगा सर? कोरम इन्होंने बोला 2 डायरेक्टर्स और 1/3 ऑफ द डायरेक्टर, मतलब इन्होंने नॉर्मल कोरम रखा, लेकिन ऑडिट कमेटी में ये ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। इन्होंने बोला हमको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कम से कम चाहिए। और सर जो भी कमिटी है ऑडिट कमेटी, वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को, हेड ऑफ ऑडिटर, हेड ऑफ फाइनेंस कमिटी, इन लोगों को बुला सकती है अपने ऑडिट कमेटी में डिस्कशन के लिए, लेकिन राइट टू वोट नहीं होगा। ये था ऑडिट कमेटी। अब पढ़ते हैं सर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, डब्बा पैसा। सर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी जो है वो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 178 में लिखा है। उसमें क्या लिखा है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी बनाएगा, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। क्या कहा मैंने? 3 या 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। और सर जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे ना, आधे से ज्यादा होंगे। मतलब सर मेजॉरिटी नहीं लिखा इन्होंने लिखा है नॉट लेस देन हाफ, मतलब एटलीस्ट हाफ आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लेकिन सर यहां पे इन्होंने क्या बोला? सिमिलर बोला, पर इन्होंने बोला नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे? एटलीस्ट 3। यहां पे ब्रैकेट में लिख लो ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हमने बोला हमको 3 सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे सर? एटलीस्ट 50% विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब सेम ही लिखा है चेयरपर्सन, लेकिन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो तो ऑडिट कमेटी में भी लिखा था। कोरम जो होगा वो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स और 2 मेंबर्स व्हिचएवर इज हायर, और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है मैंडेटरी है। ऑडिट कमेटी में 2 मैंडेटरी थे। मीटिंग कितनी बार करोगे सर? इन्होंने बोला साल में 1 बार कर ले भाई, बहुत है। और कॉमन पॉइंट ये है सर कि चेयरपर्सन मीटिंग अटेंड कर सकता है एजीएम का। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो लिस्टेड कंपनी का चेयरपर्सन है, जैसे पूरे रिलायंस का जो चेयरपर्सन है, वो आकर के, जो लिस्टेड कंपनी का चेयरपर्सन है वो आकर के नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में मेंबर बन सकता है, चेयरपर्सन नहीं बन सकता। पर सर अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो मेंबर बन सकता है। हाँ सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो भी मेंबर बन सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर नहीं बन सकता। सिर्फ वो एक ही एक्सेप्शन दे रखा है कंपनी, ये अपने सेबी एलओडीआर में। अब सर आ जाते हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी जो है उसमें भी वापस से 3 डायरेक्टर ही होंगे। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम मांग रहे हैं, उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मांग रहे। सर देखो आप सीक्वेंस देखो, आप पहले इसने बोला 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए, फिर इसने बोला आधा इंडिपेंडेंट चाहिए, अब वो कह रहे हैं एक इंडिपेंडेंट रख ले, अगले में बोलेगा भाई एक डायरेक्टर रख ले बस। तो सर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, और बोर्ड में कौन होगा वो अदर मेंबर्स आप बोर्ड डिसाइड करेगा, और एक बार तुमको साल में मिलना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एक सेकेंड, हाँ जी सर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में बोल रहा हूं। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में सर एप्लीकेबल टू 1000 कंपनीज, 1000 कंपनी को एप्लीकेबल है, टॉप 1000 कंपनी को। मतलब क्या सर? ये अभी इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इन्होंने बोला कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी बोर्ड के मेंबर होंगे। मतलब सर 3 मेंबर चाहिए जिसमें मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लो, बहुत है, लेकिन अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट्स वाला इक्विटी शेयर है तो आपको 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाना पड़ेगा। चेयरपर्सन जो है वो डायरेक्टर होगा, और बाकी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स मेंबर हो सकते हैं। चेयरपर्सन एक डायरेक्टर होना चाहिए, और बोर्ड में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। साल में कितनी बार मिलेंगे? इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है भाई, इनको बोला साल में 2 बार मिलना। कोरम इन्होंने बोला 1/3 और 2 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर। कोरम थैंकफुली 1/3 और 2 मेंबर्स इन्होंने लिखा है, डायरेक्टर्स नहीं, व्हिचएवर इज हायर, लेकिन एक डायरेक्टर तो अटेंड करना है। ऊपर इन्होंने बोला 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अटेंड करना चाहिए, फिर कहते हैं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अटेंड करना चाहिए, फिर उन्होंने कहा, फिर तो कोरम की बात ही नहीं की, और लास्ट में कहते हैं एक डायरेक्टर अटेंड कर लेना। उसके बाद सर मैक्सिमम गैप कितना होगा? साल में 2 बार मिलोगे तो मैक्सिमम गैप 180 डेज का हमने बोला है। और बोर्ड जो है आपके रोल्स एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेगा और आप अपने काम के लिए बाहर का हेल्प ले सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में इन्होंने क्या कहा सर? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में इन्होंने कहा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा, 3 मेंबर होने चाहिए, वो उसमें से आधे से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, मेजॉरिटी डायरेक्टर होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा लेना और चेयरपर्सन को डायरेक्टर बैठा देना, बाकी सब छोटे मोटे मेंबर्स ले लेना, सीनियर मैनेजमेंट वाले, साल में 2 बार मिलना, कोरम 1/3 और 2 मेंबर्स का होगा, whichever is higher, और एक डायरेक्टर तो कोरम में अटेंड आएगा तो ही कोरम माना जाएगा। उसके बाद सर साल में तुम्हारा जो 2 कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग है उसके बीच में गैप मैक्सिमम 180 डेज हो सकता है। इसमें मैंने कुछ करेक्शन करवाया था सर, आपको क्या करेक्शन करवाया था? मैंने क्या करेक्शन करवाया था आपको? इसमें नहीं करवाया था, अच्छा यहीं पे करेक्शन करवाया था, ठीक है, ऑल एनईडी लिखवाया था, इसमें कोई करेक्शन नहीं था ना ये चार्ट में? Was there any correction in this chart? Okay, there was no correction in this chart. Cool. सर सुनो, अब आ जाते हैं कंप्लाइंसेस। बस 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 खत्म हो गया, बस 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 खत्म हो गया सर। आपका क्वार्टरली कंप्लाइंसेस और एनुअल कंप्लाइंसेस और फिर खत्म। क्वार्टरली कंप्लाइंसेस में 5 कंप्लाइंसेस है, 3 तो 21 डेज के अंदर करने चाहिए। 21 डेज कब से सर? जब आपका क्वार्टर खत्म हो जाएगा, उसके क्वार्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद सो जाना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, जब तुम्हारा क्वार्टर खत्म हो जाएगा उसके 21 डेज के अंदर आप क्या करना, क्वार्टर खत्म हो जाने के 21 डेज के अंदर अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक रिपोर्ट भेज देना। दूसरा, इन्वेस्टर का कंप्लेंट का जो क्वार्टर के स्टार्ट में था, जितना आपके ड्यूरिंग आया, जितना आपने रिजॉल्व किया और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको रिपोर्ट कर देना। और तीसरा, जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है और जो शेयर होल्डिंग्स है आपके, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और जो सिक्योरिटीज आप होल्ड कर रहे हो, वो चीजें रिपोर्ट कर देना 21 डेज के अंदर। लेकिन सर सुनो, 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर लिस्टिंग के पहले, लिस्टिंग के एक दिन पहले भी वापस से शेयर होल्डिंग पैटर्न रिपोर्ट कर देना। और अगर आपने कोई ऐसा कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग किया है जिसके वजह से 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा चेंज हुआ है, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग किया है जिसकी वजह से 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा चेंज हुआ है, तो आपको उस केस में 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और तीसरा सर, उसके बाद क्या है, 45 डेज के अंदर, 45 डेज एक्सेप्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर आप क्या करोगे, 45 डेज के अंदर अपना जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्वार्टरली एंड वाईटीडी, ये दोनों आप क्या कर दोगे, रिपोर्ट कर दोगे। और सर अगर आपने कोई फर्दर पब्लिक कोई भी इशू किया है, कोई भी इशू, चाहे वो पब्लिक इशू हो, चाहे वो राइट्स इशू हो, या चाहे वो प्रेफरेंशियल इशू हो, कोई भी अगर इशू किया है तो आप क्वार्टरली स्टेटमेंट तब तक भरते रहोगे जब तक वो इशू का पैसा जो आया प्रोसीड्स वो स्पेंड नहीं हो जाता है। क्या रिपोर्ट भेजोगे सर? आप रिपोर्ट में बताओगे डेविएशन और वेरिएशन। डेविएशन मतलब क्या, हमने किस चीज के लिए पैसा मंगवाया था पर किस चीज के लिए खर्च कर दिया। और वेरिएशन मतलब क्या, जितना पैसा मंगवाया था उसके अलावा कितना खर्च किया। डेविएशन मतलब क्या, इंडिकेटिंग डेविएशन इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। डेविएशन मतलब आपने कौन से ऑब्जेक्ट से डिविएट किया, और वेरिएशन मतलब आपने केपेक्स, सेल्स, मार्केटिंग, उसमें कितना वेरिएशन किया वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो सर ये 5 इंटीमेशन है क्वार्टरली, पहला 3 है 21 दिन के अंदर, एक 45 डेज के अंदर, और एक क्वार्टरली आपका प्रोसीड्स के बारे में। अब सर सुनो, अगर बोर्ड मीटिंग में कुछ डिस्कशन होने वाला है तो वो बोर्ड मीटिंग के कुछ दिन पहले आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट देना पड़ता है। और वो जो कुछ दिन पहले है ना, उसमें डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग को नहीं इंक्लूड करना होता है। क्या डिस्कशन होने वाला है सर? सबसे पहला बोर्ड मीटिंग में, अगर बोर्ड मीटिंग में अगर आपका बाईबैक का प्रपोजल, या फिर अगर बाईबैक मतलब आप सिक्योरिटीज वापस ले रहे हो या वॉलंटरी डीलिस्ट कर रहे हो, ये 2 ऑप्शन हो गए सिक्योरिटीज वापस लेने के, बाईबैक और वॉलंटरी डीलिस्टिंग। उसके अलावा या फिर अगर आप कोई इशू कर रहे हो, फर्दर पब्लिक ऑफर, एडीआर, जीडीआर, कन्वर्टिबल बॉन्ड, डेट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, या अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, या अगर आप कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, या फिर बोनस सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, मतलब सिर्फ या तो आप बाईबैक कर रहे हो या वॉलंटरी डीलिस्टिंग या कुछ भी इशू कर रहे हो, ऐसा कोई बोर्ड मीटिंग में अगर डिस्कशन होने वाला है या डिविडेंड डिक्लेयर करने के बारे में बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करने वाले हो, तो वो बोर्ड मीटिंग जिस दिन होगा ना, उसके 2 वर्किंग दिन पहले तो आप क्या कर देना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर देना। 2 वर्किंग डे में आप डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ, सर सुनो ना, आपको एमसीक्यू बुकलेट में मैं कराऊंगा, आपको एमसीक्यू बुकलेट मैं कराऊंगा, आपको एमसीक्यू बुकलेट, लेकिन आपको एमसीक्यू बुकलेट में ना इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर मिलेगा। तुम भरोसा रखना, 11 वर्किंग डे लिखा है और 2 वर्किंग डे लिखा है, वर्किंग डे लिखा है याद रखना, और डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड करना है, ये ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो सर, पहला तो हो गया 2 वर्किंग डे। अगर आप देखोगे ना ये टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेज के सीक्वेंस में अरेंज्ड है, तो पहला 2 वर्किंग डे हो गया छोटा। उसके बाद सर 5 दिन में अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हो ना, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, एनुअल हो गया, फाइनेंशियल रिजल्ट अगर डिक्लेयर करने वाले हो तो 5 दिन के अंदर इंटीमेट कर देना, लेकिन 5 दिन में डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इंक्लूड नहीं होगा। अब 7 वर्किंग डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट, अगर रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट किस चीज के लिए हो सकता है सर? डिविडेंड के लिए हो सकता है, बोनस के लिए हो सकता है, राइट इशू के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए रिकॉर्ड डेट हो सकता है। तो वो जो रिकॉर्ड डेट के कम से कम 7 वर्किंग डेज पहले आप क्या कर देना, इंटीमेट कर देना कि ऐसा कोई रिकॉर्ड डेट है। और सर अगर एक लिस्टेड एंटिटी है वो डिविडेंड या कैश बोनस डिक्लेयर करने वाली है ना, तो कम से कम 5 दिन वर्किंग डे पहले आप क्या कर देना, 5 वर्किंग डे पहले
आप डिक्लेयर कर देना शरयू, आपका क्वेश्चन मेरे को याद है, आई विल गेट बैक टू यू। तो सर 5 वर्किंग डे पहले लिस्टेड एंटिटी क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा डिविडेंड और कैश सिक्योरिटी। और सर लास्ट 11 वर्किंग डे अगर आपका कोई सिक्योरिटीज है और उसका आपने फॉर्म चेंज किया, मतलब क्या आपने वोटिंग पावर वगैरह चेंज किया, या अगर आपको कोई डिबेंचर रिडीम करना है, अगर आपको कोई डिबेंचर रिडीम करना है या रीपे करना है और उसका टाइम अमाउंट को आपने ऑल्टर किया, तो आपने ऑल्टर किया अगर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज और राइट्स को, या अगर आपने डेट ऑफ रिडेम्पशन को अगर ऑल्टर किया, तो आपको 11 वर्किंग डे पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा। कितने दिन पहले सर, 11 वर्किंग डेज के पहले, ठीक है। उसमें डेट ऑफ इंटीमेशन और वो एक्सक्लूड हो जाएगा। और सर एक्चुअली ये वाला एमसीक्यू में आस्ट है, 2 वर्किंग डे वाला नहीं, ये वाला 11 वर्किंग डे पहले और 11 वर्किंग डे में डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड हो जाएगा। सर तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका 14 जून को, अगर आप 14 जून को ऑल्टरेशन एक बोर्ड मीटिंग करने वाले हो, उस बोर्ड मीटिंग में आप क्या डिसाइड करने वाले हो कि मैं डेट ऑल्टर करूंगा इंटरेस्ट या रिडेम्पशन का, इंटरेस्ट के रीपेमेंट का या रिडेम्पशन के रीपेमेंट का डेट ऑल्टर करूंगा, ये डिसीजन आप 14 जून को लेने वाले हो। और मान लो हर दिन वर्किंग डे है, मान लो हर दिन वर्किंग डे है, तो आप कब इंटीमेट करोगे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को? मान लो एवरी डे इज अ वर्किंग डे, व्हेन विल यू इंटीमेट टू स्टॉक एक्सचेंज? तो आप बोलोगे सर 14 माइनस 11, क्योंकि 11 वर्किंग डेज पहले करना है, तो आप बोलोगे 3 जून को करूंगा। लेकिन सर 3 जून और 14 जून को तो इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना है, तो आपको करना पड़ेगा 1 जून को, करेक्ट। 3 जून को और 14 जून को एक्सक्लूड करना है, तो आप करोगे 1 जून को, करेक्ट ना? सेकंड कैसे? सेकंड तो सर ऑप्शन में ही नहीं था ना। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। हाँ नहीं नहीं, 1 तारीख हुआ ना भाई। अरे सुनो, चलो वो कंफ्यूजन अपन एमसीक्यू में हो लेंगे, खत्म हो गया अपना सेबी एलओडीआर। मेरी बात सुनो, एमसीक्यू में कंफ्यूज हो लेंगे सर, मेरी बात सुनो। लास्ट एनुअल कंप्लायंसेस, आपको एनुअल कंप्लायंसेस साल में क्या कंप्लायंसेस करना पड़ेगा? आपको एक तो 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके साथ साथ जो भी आपका ऑडिटर का रिपोर्ट है, और अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो स्टेटमेंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट क्वालिफिकेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के 60 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद सर, अगर रुक जाओ ना झरना प्रिंस, मैं बता दूंगा, बोला ना, मेरी बात तो सुनो दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूं, अगर स्टॉक एक्सचेंज एनुअल रिपोर्ट, देखो आपको एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एनुअल रिपोर्ट भेजना पड़ता है, तो जिस दिन तुम लोग एनुअल रिपोर्ट का डिस्पैच शुरू कर देते हो ना, उसी दिन तुम क्या करना, स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी और अपने वेबसाइट में भी डलवा देना, नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द डिस्पैच टू शेयर होल्डर। और अगर आपने जो एनुअल रिपोर्ट जमा करवाया है उसमें अगर कोई अमेंडमेंट आया है ना, तो जिस दिन तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होता है उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको इंटीमेट कर देना, अलॉन्ग विद क्या चेंज हुआ है और क्या रीजन हुए हैं चेंज होने के, क्या चेंज हुआ है और क्या रीजन हुआ है चेंज होने के। रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर क्या है सर? अ लिस्टेड कंपनी शेल अपॉइंट अ क्वालिफाइड सीएस एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। एक अलग से बंदा बैठेगा जो कंप्लायंस ऑफिसर बनेगा। उस कंप्लायंस ऑफिसर का क्या रिस्पांसिबिलिटी होगा कि वो रेगुलेटरी प्रोविजंस जो भी एप्लीकेबल है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट कंप्लाई करे, और कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग विद द बोर्ड, बोर्ड को जो भी चीजें रिपोर्ट करनी है वो करेगा। जो भी आपको फाइलिंग्स वगैरह करने हैं वो करेक्ट है कि नहीं, इंफॉर्मेशन सारे करेक्ट है कि नहीं वो देखेगा। और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिवीजन को सर मॉनिटर द ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिवीजन, जो आपका वो है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, जो ग्रीवेंसेस रिड्रेस करते हैं उसके ईमेल आईडी को मॉनिटर करने का काम भी इन्होंने कंप्लायंस ऑफिसर को दिया है। पर अपन ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था सर कि कंपनी सेक्रेटरी को ये काम दे देने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बचते, वो लोग भी लायबल होते हैं, ये लोग भी लायबल होते हैं। उसके अलावा कुछ डिस्क्लोजर है सर। उसके अलावा एक लास्ट इंपॉर्टेंट नोट बस ये है, इंपॉर्टेंट नोट बस ये है कि अगर आपके वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चेंज होती है तो चेंज होने के 2 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट में अपडेट कर देना। जैसे कि मान लो आपने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज किया, तो जैसे ही चेंज किया ना उसको 2 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट में अपडेट कर देना। कोई भी अगर चेंजेस करने तो वेबसाइट में 2 दिन के अंदर अंदर कर देना। ये आपका सेबी एक्ट और एलओडीआर था पूरा का पूरा। That's it guys, I really hope you enjoyed the session. I hope you learned a lot. And I have a sincere request, do make sure that you like the video. आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी बट मुझे बहुत अच्छा फील होगा। Do make sure that if you enjoyed the revision video, do like it, do share it with your friends. आपको लगता होगा सबको पता है बट सबको नहीं पता है, आपको फैलाना है कि ऐसे revision videos है। And do make sure that you subscribe to this channel so that you get notified about all the latest revision videos and amendment for CA Final November 22 that keeps on coming in this particular channel. Thanks a lot for watching. Do make sure that you comment because as I always say, your appreciation is my motivation. Until then guys, bye bye.